नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर बनाई थी मणिपुर में स्टारलिंक का डिवाइस मिलने पर, जिसे आप लोगों ने खासा पसंद किया। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए स्टारलिंक को लेकर आपके कई सवाल थे कि स्टारलिंक को लेकर आपने कई सारे कमेंट्स किए थे, एलन मस्क को लेकर कई सारे कमेंट्स किए थे। एक खबर और सुर्खियों में आ रही है कि क्या एलन मस्क राष्ट्रपति बन सकते हैं और स्टारलिंक से जुड़े हुए क्या संबंध है, स्टारलिंक पे क्या अपडेट्स हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम आज फिर मौजूद हैं आपके साथ। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल मृत्युंजय। अब क्या होने वाला है स्टारलिंक पर और एलन मस्क को? स्टारलिंक के साथ साथ ये जो लिंक है ये भी काफी चर्चा के अंदर है, क्योंकि दुनिया का सबसे अमीर आदमी और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता एक साथ हैं, एक मंच पे हैं। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी पहली बार अमेरिका की कैबिनेट का हिस्सा है आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी पहली बार अमेरिका के अंदर बनाया गया है मृत्युंजय, उसकी कमान सौंपी गई है एलन मस्क को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एक तरीके से कहा जा सकता है टेक बिलियनर है, क्योंकि टेस्ला जैसी कार, इसके अलावा जो स्टारलिंक है उनका जो कि चर्चा में है, वो इस समय काफी चर्चा में आ रहा है कि क्या ये कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। जो सवाल आपने पूछा है कि क्या इसके बाद ये आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है मृत्युंजय, ये भी बिलियनर है, अमेरिका के उद्योगपति कारोबारी से उसके बाद ये राष्ट्रपति और राजनेता बने, और क्या मस्क भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि पहली बार जब एलन मस्क ट्रंप के कैंपेन के अंदर, रैली के अंदर साथ नजर आए थे, तो बहुत सारी चर्चाएं, कयास लगे थे, और उसके बाद धीरे धीरे रोल बढ़ता चला गया। ट्रंप ने खुलकर माना कि वो एलन मस्क को रोल देने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसका एक कनेक्शन या बहस के तौर पर अगर देखा जाए तो भारत में भी जो लगातार चर्चा चल रही है कि क्या कुछ उद्योगपति, कुछ कारोबारी, क्या जो बिजनेस मोनोपोलीज हैं उनको लेकर जो चर्चा चल रही है। लेकिन अमेरिका को अगर आप देखें तो अगर टेक मोनोपोलीज की बात की जाए तो एंड्रॉइड जो कि अमेरिका का है, गूगल का है, और उसे दुनिया भर के अंदर उसके बहुत सारे उपभोक्ता हैं। इसके अलावा फेसबुक, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका बेस्ड है, लेकिन दुनिया भर में उसका कारोबार है। और ये जो टेक कंपनीज का एक मोनोपोली कह लीजिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को वो डोमिनेट करती हैं। और ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि एक ऐसी चीज जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि एलन मस्क का जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक क्या करता है? स्टारलिंक आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी यानी आप यदि इस समय अपना मोबाइल फोन यूज करें तो आपके पास में इस फोन के ऊपर जो कनेक्टिविटी मिल रही है, डेटा आ रहा है, वो या तो आपके सेलुलर ऑपरेटर से आ रहा होगा, अन्यथा आप दफ्तर का यदि वाईफाई यूज कर रहे होंगे तो भी वो किसी न किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू आ रहा होगा। सेकेंडरी हमारे पास हो गया वो। बिल्कुल सेकेंडरी नहीं, आपको अपने डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसी न किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम ऑपरेटर से जोड़ने की जरूरत होती है। ये सामान्य प्रचलित परंपरा है। लेकिन जैसा हमने उस समय चर्चा की थी कि सैटेलाइट फोन्स आखिर बैन क्यों हैं, सैटेलाइट फोन्स क्यों सीमित उपयोग में रखे जाते हैं, क्योंकि ये बाईपास का रूट देता है। स्टारलिंक पहली बार एक ऐसा डिवाइस लेकर आया है, और 2019 से लेकर 2024 तक अगर आप इसकी रफ्तार देखें, जिस तरीके से वो अपने सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, सीधे आप एक प्लेट नुमा या एक डिवाइस जो है आप ऑन करते हैं, उसे बस आसमान की तरफ ऐसे लगाते हैं या उसका रुख करते हैं, उसके बाद उसे पावर प्लग देते हैं और आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। और उसके बाद आपको जो स्पीड मिलती है वो, क्योंकि वो डिवाइस मल्टीपल यूज में नहीं है आपका, जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, फ्री स्पेस में है, वो फ्री स्पेस में है। दूसरी बात ये कि वो आपका डेडिकेटेड डिवाइस है। यानी आपका डिवाइस जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर रहा है। और अगर आप देखें डायरेक्ट सैटेलाइट से सिर्फ आपसे कनेक्ट इस तरीके का डिवाइस होता है स्टारलिंक का। और आप देखिए स्टारलिंक की जो वेबसाइट है वही बता रही है कि यहां पर अगर आप उसे यूज करते हैं तो घर में छत पर इस तरीके से लगा दीजिए, तो आप कहीं भी हो, जंगल में भी हो, तो भी आपको इंटरनेट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं चल रहे हैं तो बैकपैक के अंदर ये आपके आ जाएगा, और आप किसी भी जगह बैठकर इसे यूज करेंगे तो आपको कहीं भी इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। यहां तक कि अगर आप समंदर में हैं तो भी आप इंटरनेट से वंचित नहीं हैं। ये बहुत बड़ा पावर है मृत्युंजय, लेकिन इस पावर के क्या मिसयूज भी हैं? और अगर एलन मस्क इसको करने जा रहे हैं, ये एक बड़ी रोचक तस्वीर है जो आसमान के अंदर कई बार नजर आती है। ये जो लाइन कतार में देख रहे हैं ना, ये कोई फोटोशॉप इमेज नहीं है बहुत सारे चांद की या बहुत सारे सितारों की, बल्कि ये कॉन्स्टिलेशन है। इसे कहा जाता है स्टारलिंक ट्रेन। यानी जैसे रेल के पीछे रेल के डब्बे आपको एक साथ नजर आते हैं, जगमगाती हुई लाइटें दरअसल आसमान के अंदर जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स कहे जाते हैं स्टारलिंक के, ये वो हैं। और कई बार भारत के अंदर भी ये देखे गए, कर्नाटक में देखा गया है, लखनऊ से देखा गया है, मुंबई से देखा गया है। तो इस तरीके से यहां तक कि दिल्ली के आसमान के अंदर भी, हालांकि बहुत धूल और धुंध होती है दिल्ली के आसमान में, लेकिन फिर भी ये चूंकि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, इसलिए ये जो है वो दिल्ली के अंदर भी देखे गए हैं। लेकिन
ये जो कोशिश है, क्योंकि लगातार सैटेलाइट्स पे सैटेलाइट लॉन्च करते चले जा रहे हैं, और अगर आप धरती को देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं, एक तरीके से सैटेलाइट्स की भीड़ हो गई है, क्योंकि हर कंट्री अपने अपनी जरूरत के अनुसार सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। और जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स यहां लॉन्च हो रहे हैं। और अगर हम स्टारलिंक की ही बात करें, मैं स्टारलिंक पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे चल के हम बताएंगे कि आखिर स्टारलिंक क्या कर सकता है और उसका जो टेक्नोलॉजिकल पावर है वो कहां बनाने जा रहा है। तकनीक का अपना एक युग जो है वो तैयार कर रहा है। तकनीक का अपना युग तो साथ साथ दूसरी बात वो उसे जिसे गेम चेंजर कहा जाता है मृत्युंजय, कि कैसे गेम चेंज होने वाला है। ये गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है, और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के अंदर 7000 सैटेलाइट 2019 से लेकर अब तक लॉन्च कर चुके हैं एलन मस्क, और उनकी योजना है 42000 सैटेलाइट लॉन्च करने की। तो 42000 जब लो अर्थ सैटेलाइट अगर हो जाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। यानी कुछ ऐसी तस्वीर जो है, और इससे भी ज्यादा क्राउडेड जो तस्वीर है, वो लो अर्थ ऑर्बिटिंग जो सैटेलाइट्स हैं उनके साथ नजर आएगी, जिसके अंदर 42000 सैटेलाइट तो अकेले स्टारलिंक के होंगे मृत्युंजय, और वो दुनिया में एकमात्र ऐसी कंपनी होगी जिसके पास इतने सारे सैटेलाइट्स होंगे या इतने सारे लो अर्थ ऑर्बिटिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो होंगे। एलन मस्क का खुद का एक स्पेस एक्स नाम से उनकी एक एजेंसी भी है जो अंतरिक्ष में रॉकेट वगैरह सब चलाती है। ये जो स्टारलिंक है ये बेसिकली स्पेसएक्स का ही प्रोडक्ट है, और वो सैटेलाइट लॉन्च भी कर रहे हैं स्पेसएक्स के माध्यम से, स्टारलिंक जैसा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। यानी एक तरीके से जो स्पेस का इकोसिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम या डिवाइस का इकोसिस्टम एप्पल या एंड्रॉइड के पास में है, उससे ज्यादा बड़ा एक स्पेस इकोसिस्टम, यानी स्पेस की जो मोनोपोली है एक तरीके से, वो अब एलन मस्क के हाथ में आ सकती है अगर इस तरीके के प्रोडक्ट और इस तरीके की सेवाएं वो दे रहे हैं। ये कहा जाए कि कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, जाएगा एलन मस्क के पास ही। ये घूम फिर के जो तकनीक है वो स्पेस एक्स हो या स्टारलिंक हो, आप बिल्कुल जुड़ वहीं से रहे। बिल्कुल। और ये जब भी किसी चीज की मोनोपोली होती है, जब किसी भी एक चीज का, एक प्रोडक्ट का, किसी एक कंपनी का, किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार होता है, तो उस एकाधिकार के साथ में उसके जो है टेक्नोलॉजिकल अब्यूजेस भी कई बार सामने आते हैं, क्योंकि वो फिर आपको टेक्नोलॉजी डिनायल दे सकता है। यानी किसी क्राइसिस के समय में मान लीजिए कि आपको उस डिवाइस की या उस लिंक की बहुत जरूरत है, और मान लीजिए आपने पेमेंट डिफॉल्ट किया है या कोई ऐसी चीज है, या आपके कंट्री के अंदर उसने वो टेक्नोलॉजी बंद कर दी है। क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको ये तो स्पेस लॉन्च है, अभी तक जितने स्पेस लॉन्चेस हुए हैं उनके, लेकिन अगर आप नक्शा देखें तो नक्शे के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से तस्वीर नजर आती है कि यहां पर ये जो ग्रीन एरियाज देख रहे हैं आप, ग्रीन पैचेस देख रहे हैं, ये वो देश हैं जहां पर स्टारलिंक की सेवाएं अवेलेबल है। नहीं, अमेरिका में अवेलेबल हैं, लैटिन अमेरिका में अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां अवेलेबल नहीं है। अफ्रीका का भी जो कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ जगहें अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा यूरोप के अंदर स्टारलिंक की सेवाएं अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप ये जो ब्लू कंट्री देख रहे हैं ना, यह है ईरान। ईरान के अंदर विशेष तौर पर यह सुविधाएं जो है वो दी गई हैं स्टारलिंक की, और स्टारलिंक की सुविधा के जरिए ईरान के अंदर माना जा रहा था कि 2-3 साल पहले 2021-22 के बाद से जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ ईरान के अंदर, जो कि ईरान की सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला था, जनता सड़कों पर उतरी, खासतौर पर महिला जो एक्टिविस्ट थे वो बड़ी संख्या में नजर आए मृत्युंजय। तो उसके अंदर भी स्टारलिंक की जो कनेक्टिविटी है, स्टारलिंक हालांकि ईरान में बैन है, लेकिन स्मगल करके ईरान में पहुंचता है, फिर वहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ा जो समस्या है कि जो सरकारें हैं या जो एजेंसीज हैं वो उसे ट्रैक नहीं कर सकती हैं, उसे पकड़ नहीं सकती हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो किसी टेलीकॉम नेटवर्क पे नहीं आता है। उसको पकड़ने का एक ही तरीका हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से कोई पोस्ट की और उसके बाद वो एजेंसी यदि उस पोस्ट को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि वो यहां से किए गए, लेकिन उसके लिए भी कई जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं। लेकिन आप देखेंगे चीन के अंदर, रूस के अंदर, भारत में, साथ ही जो दक्षिण पूर्व एशिया का इलाका है वहां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, अफ्रीका का इलाका मैंने आपको बताया, ये दक्षिण अमेरिका है, ये जो उत्तरी अमेरिका या जिसे हम अमेरिका कहते हैं वहां का नक्शा है। तो वहां सब जगह पर ये फिलहाल इसकी कनेक्टिविटी ग्रीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इसी चीज को लेकर है कि जब एक बार 42000 सैटेलाइट लॉन्च हो जाएंगे तो आखिर मस्क के पास में कितनी बड़ी ताकत आ जाएगी। आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कुछ कमेंट्स भी हमारे पास आ रही थी पिछली वीडियो पे। वो लोग ये कह रहे थे कि स्टारलिंक एक ऐसी तकनीक है जो उपयोगी भी है, जैसे हम लोग बता रहे उपयोगी भी है, तो इसे बैन करना कहां तक सही है? देखिए, बैन करने को लेकर दोनों तरह के पक्ष हो सकते हैं, क्योंकि ये टेलीकॉम नेटवर्क जो है आपका, उस टेलीकॉम नेटवर्क को ये डिनाई करती है, और टेलीकॉम नेटवर्क जब डिनाई करता है यानी आपको एक इंडिपेंडेंट कनेक्टिविटी देती है, यानी सरकार के हाथ की बजाय
चीजें जो हैं वो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं कनेक्टिविटी रिलेटेड, तो उसका एब्यूज या कह लीजिए उसका मिसयूज भी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सरकार का नेटवर्क फेल हो जाता है, यानी अपना जो टेलीकॉम नेटवर्क है, जैसे सुनामी आई या मान लीजिए चक्रवाती तूफान आया, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके के अंदर कई बार चक्रवाती तूफान आते रहते हैं, कभी गुजरात के पोस्ट, क्योंकि भारत के पास 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्क हैं जिनकी बड़ी कोस्ट लाइन है, और उन तमाम मुल्कों के सामने कई बार चुनौती आती है कि मान लीजिए बड़ा अर्थक्वेक आ गया, इसके अलावा बड़ा चक्रवाती तूफान आ गया, क्लाइमेट चेंज के कारण इस तरीके की घटनाएं भी हो रही। खुद अमेरिका के अंदर भी हाल ही में जो नॉर्थ कैरोलिना में बड़ा तूफान आया था, चक्रवाती तूफान मृत्युंजय, वहां पर बड़े पैमाने पर जो मानवीय सहायता है उसके लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सीधे सैटेलाइट है, आपको डिवाइस से केवल एक पावर देना है, आप बैटरी से भी उसे पावर दे सकते हैं और आपके पास इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट आ जाएगा। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। यह तस्वीर है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन का जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के साथ लड़ाई के अंदर ध्वस्त हुआ, नष्ट हुआ, उसको अल्टरनेटिव जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टारलिंक ने मुहैया कराई। हालांकि इसमें भी कैच है। अब आप पूछेंगे कि कैच क्या है इसके अंदर, यहां तो डिवाइस दिख रहा है, यूक्रेन का एक सैनिक जो है वो स्टारलिंक जो है सेट करता हुआ नजर आ रहा है, पकड़ा हुआ है। कैच ये है कि कई बार इसको लेने के बाद में, इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद में यूक्रेन ने धन्यवाद भी दिया, लगातार यूक्रेन के जो ऑपरेशंस हैं, चूंकि ये काम करता है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो आप किसी भी चीज की ज्योग्राफिकल लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, आप उससे प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद खबरें आई कि इसमें ग्लिच आ रहा है, इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद कई लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए कि क्या वाकई में किसी तरीके से ऐसा तो नहीं कि ट्रंप या मस्क और पुतिन के बीच में कोई डील हो गई है और उसके बाद ये मैल फंक्शन करने लगा है, रूस और यूक्रेन का कनेक्शन जोड़ने लगा है। रूस और यूक्रेन का कनेक्शन नहीं, रूस और अमेरिका का कनेक्शन, ये रूस और एलन मस्क का कनेक्शन जुड़ने लगा है, जिसके बाद में ये जो स्टारलिंक है ये ग्लिच करने लगा है। और आप कल्पना कीजिए मृत्युंजय कि अगर ऐसा कोई डिवाइस जो दुनिया में सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारण से, जिसे जियोपॉलिटिकल रीजन कहा जाता है, यानी एक उद्योगपति जिसकी अपनी कंपनी, जिसके पास अपना डिवाइस है, और अगर वो ये तय करे कि उसे इस इलाके के अंदर ये सेवा नहीं देनी है, तो वो पूरी बड़ी आबादी जो है वो, जो एक तरीके से इस समय क्राइसिस के अंदर है, जिसे उस समय डिवाइस की जरूरत है, उसे वो डिवाइस और सेवाएं नहीं मिल सकती हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, इस नक्शे के अंदर जैसा नजर आता है, ये भी एक जियोपॉलिटिकल रीजन है। ईरान में क्यों? ईरान में सरकार ने बैन कर रखा है, लेकिन चूंकि अमेरिका के लिए जियोपॉलिटिकली ईरान महत्वपूर्ण है, इसलिए ईरान के ऊपर जो स्टारलिंक की बीम्स हैं वो ऑन की गई हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल रीजन है। अमेरिका चाहता है कि वहां पर लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर या उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार इंटरनेट कनेक्टिविटी को रेगुलेट कर रही है, इसलिए उन्हें ये सुविधा दी जानी चाहिए, और इसीलिए ईरान के ऊपर ये बीम जो है ये ऑन की गई है। भारत में तो बैन है ही, कई सारे देश आपने बताए जहां बैन है, फिर सवाल यही उठता है कि तकनीक वरदान या अभिशाप? देखिए, बहुत पुराना निबंध का टॉपिक है ये, बचपन से लोग लिखते आए हैं इस पे निबंध। देखिए, तकनीक में हमेशा वरदान भी होता है, अभिशाप भी होता है, ये डिपेंड करता है कि उस तकनीक का इस्तेमाल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और साथ ही किसी भी तकनीक के इस्तेमाल के दौरान आपने जो चेक्स एंड बैलेंसेस है वो कैसे बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया अच्छा भी है, बुरा भी है, इंटरनेट अच्छा भी है, बुरा भी है, उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है कि वो इसका उपयोग कैसे कर रहा है। और अगर इसका उपयोग मानवीय सहायता के लिए, आपदा प्रबंधन में किया जाता है तो एक बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल रीजन से किया जाता है, जहां पे आप टेक्नोलॉजिकल डिलाइट को इस्तेमाल करने लग जाते हैं जियोपॉलिटिकल रीजन से, तो फिर उसके अलग आयाम शुरू हो जाते हैं। यही चिंता खासतौर पर इस इलाके के अंदर सामने आई थी, जिसको लेकर हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि मणिपुर के इलाके के अंदर स्टारलिंक मिला है। हालांकि एलन मस्क की तरफ से कहा गया कि मणिपुर के अंदर जो स्टारलिंक मिला है वो क्योंकि भारत के अंदर इसके उपयोग के ऊपर बैन है, इसलिए इस इलाके के ऊपर ना तो बीम है ना स्टारलिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू किया गया था मृत्युंजय, भारत के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो स्टारलिंक बेच रहा था, और जैसे ही ये बात खबरों में सामने आई तो उसके बाद एलन मस्क की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, कहा गया क्योंकि एलन मस्क भारत के बाजार में एंटर होना चाहते हैं, और इसके मद्देनजर वो फिलहाल कतई नहीं चाहते कि यहां पर उनका प्रोस्पेक्ट जो है वो खराब हो, किसी रेगुलेशन के अंदर फंस के, बैड पब्लिसिटी हो उनकी, कुछ बैड पब्लिसिटी हो। इसीलिए आप देखिए, मणिपुर के अंदर जैसे ही स्टारलिंक मिला, एलन मस्क की तरफ से स्पष्टीकरण सफाई आई कि भारत के अंदर इसका उपयोग उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है, क्योंकि भारत में जो उसकी बीम है स्टारलिंक की वो आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, यानी भारत की टेरिटरी के अंदर आप स्टारलिंक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि वो हो सकता है कि म्यांमार के अंदर कई विद्रोही गुट जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इलीगल इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अभी भी
बहुत सारी चीजें हैं जो कि स्पष्ट नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा, उस नक्शे के अंदर म्यांमार दिख नहीं रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि म्यांमार के अंदर जो विद्रोही गुट हैं वो स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने बताया था कि ये यहाँ से लेकर इस एरिया से और यहाँ तक, ये पाकिस्तान जो ये अपना एरिया होता है भारत को क्रॉस करता हुआ, तो यहाँ से कई सारी चीजें एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, कई सारे मादक पदार्थ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो हो सकता है वो भी एक्सपोर्ट के लिए। देखिए ये तमाम कयास हैं, तमाम कयास ये हमारे कमेंट्स में आए हैं। जी बिल्कुल, ये संभव है और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां बाकायदा इसकी जांच भी कर रही हैं। हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि वो हो सकता है कि कोई चीप डिवाइस हो जिसके ऊपर केवल स्टारलिंक का लोगो लगा दिया गया हो। क्या वो वाकई में स्टारलिंक है, क्या वो एलन मस्क की कंपनी का बनाया हुआ डिवाइस स्टारलिंक है, या उसको जो है फेक करके बेचा गया है। ये तमाम कयास की चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं, लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ऐसे जो डिवाइस जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेटरी सिस्टम से बाहर कनेक्टिविटी की सुविधा या उपयोग देते हैं, वो कभी कभी मदद का जो साधन है, कोई अगर क्राइसिस में फंसा हुआ है, जंगल के अंदर है और उसे मदद चाहिए, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन अगर आतंकवादियों के हाथ में, उसी जंगल के अंदर छुपे हुए आतंकवादी यदि इसका इस्तेमाल करते हैं, उग्रवादी यदि इस्तेमाल करते हैं, तो ये अभिशाप भी बन जाता है क्योंकि वो मासूम जिंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं। बड़ा एक आखिरी सवाल के साथ वीडियो नहीं खत्म करते हैं। सवाल ये वापस जहां से हमने शुरुआत की थी, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, क्या लोगों के बीच क्या रिलेशन है, क्या पॉलिटिकल रिलेशन है, क्या किस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले जो राष्ट्रपति हैं वो एलन मस्क हो सकते हैं, कि ट्रंप का जो नेचर है वो सबको पता है, एक डिक्टेटर टाइप, एक मतलब आप ये समझिए कि वो जो हैं तो सर्वे सर्वा खुद को मानते हैं। डिक्टेटर नहीं कहेंगे, बहुत बेबाक किस्म के, आप उन्हें अनकन्वेंशनल राजनेता कह सकते हैं। बेसिकली वो कारोबारी थे, है ना, रियल एस्टेट के कारोबार के बड़े उद्योगपति अमेरिका के, और उसके बाद उन्होंने ठाना कि वो 2016 के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तमाम चीजों को नकारते हुए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को नकारते हुए वो राजनीति में आए और बाकायदा राष्ट्रपति बने। उसके बाद 2020 का चुनाव उन्होंने एक बार फिर लड़ा, वो चुनाव वो हार गए, और हारने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाए कि ये चुनाव उनसे छीना गया है क्योंकि कोविड के समय में बहुत अव्यवस्था फैलाई गई, उनके खिलाफ एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलाया गया। आपको याद होगा कि उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप वो राजनेता हैं जो अक्सर अपनी डिप्लोमेसी और अपनी राजनीति के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये कालखंड वो था जब ट्विटर एलन मस्क के पास नहीं थी, यानी वो एक्स नहीं थी, ट्विटर थी, और ट्विटर के ऊपर उस प्लेटफॉर्म का डोनाल्ड ट्रंप बहुत इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो है उनको बैन कर दिया गया 6 जनवरी 2021 की घटना के बाद से, और उसके बाद उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन्होंने जो है ट्रूथ सोशल के नाम से उन्होंने एक अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसमें लगभग वैसी ही प्लेटफॉर्म है, ट्विटर जैसा ही। और उसके बाद घटनाक्रम बदलता है, एलन मस्क ट्विटर खरीद लेते हैं। एलन मस्क न केवल ट्विटर खरीदते हैं, उसके बाद एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन को ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के को ज्वाइन करने के बाद अक्टूबर 2024 में, और उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप के नए कैबिनेट में, जब चुनाव का नतीजा आया उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट का हिस्सा भी बनते हैं। तो ये कड़ियां तमाम जुड़ती हैं, वैसे ही जैसे कि उनके सैटेलाइट की कड़ियां जुड़ रही हैं। वो जो सैटेलाइट की ट्रेन नजर आ रही है, ये कड़ियां भी तमाम जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये बात जो है, ये डेमोक्रेट कह रहे हैं कि क्या ट्रंप जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या अगला राष्ट्रपति एलन मस्क होंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है, और न मैं इनको राष्ट्रपति के लिए मैं कोई एंडोर्समेंट कर रहा हूं, और न ही मस्क ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, क्योंकि मस्क जो है वो पैदाइशी अमेरिकी नहीं है, और ये एक क्लॉज है जिसके कारण कि कोई भी व्यक्ति जब अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कोशिश में होता है तो उसके लिए जन्मना या जन्मतः अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है। लेकिन देखना है, बहुत सारे नियम अमेरिका के अंदर बदले हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं, और अमेरिका में बड़े पैमाने पे जो प्रवासियों की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, इस बात को कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि अमेरिका के एसेंशियल राष्ट्रपति जो हैं वो प्रवासी हों, नियम बदला जाए, क्योंकि ऐसी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि फिर भी अभी तो ट्रंप की तरफ से स्पष्टीकरण आया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा 2020 के बाद से वो तमाम कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं, चाहे एलन मस्क का ट्रंप का ट्विटर को खरीदना हो, या ट्रंप का राष्ट्रपति बनने से पहले स्पेसएक्स के लॉन्च में उस लॉन्च स्टेशन के ऊपर खड़े होकर उस लॉन्च को देखना हो। इसलिए यह माना जा रहा है कि क्या ट्रंप एक विशेष कंसिडरेशन, एक विशेषाधिकार एलन मस्क को दे रहे हैं, और एक तरीके से शुक्रिया कह रहे हैं उनके कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। एक पॉइंट और कि जैसे इंडिया में ये अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं एलन मस्क, भारत से डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे संबंध हैं, मोदी के बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, तो ये भी एक हो सकता है कि भारत को तो दोनों तरफ से लाभ है, चाहे ये हो। बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की थी। एलन मस्क जो है वो भारत आने वाले थे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और
उसके बाद उनकी यात्रा वो टल गई। उसके बाद अब माना जा रहा है कि वो हो सकता है जल्दी ही भारत आए भी सही, लेकिन इस बीच में जून 2024 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अमेरिका में मुलाकात भी हुई थी और दोनों के बीच में काफी गर्मजोशी की वो मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई थी। और उस तस्वीर के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप के आने से पहले या मे बी ट्रंप के आने के बाद, अब तो खैर बहुत कम दिन बचे हैं, उसके बाद एलन मस्क के लिए रास्ता जो है वो सुपर हाईवे की तरह हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए एलन मस्क को लेकर, ट्रंप को लेकर, स्टारलिंक को लेकर, और जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।